Okay, good evening everyone. I said good evening everyone. I said good evening everyone. इतना अच्छा ब्रेक मिला है तुमको यार. चलो, we're gonna start with the last subject for you in group 2, hopefully. इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं है. अरे नहीं नहीं, you have economics or finance. ओहो हो, बट ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है. सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो. बाय नाउ वी आर डन विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एटलीस्ट मेरे साइड से तो कंप्लीट हो गया है. तुम्हारे साइड का मेरे को मालूम नहीं. आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. सो लेट्स स्टार्ट विथ EIS. एक काम करते हैं, पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाई ICI डिड दिस टू यू. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 5 चैप्टर्स, एक ओवरव्यू. देन व्हाट विल बी आवर मैकेनिज्म टू डील विद दिस सब्जेक्ट, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो, एज पर ICI मॉड्यूल there are 5 chapters. There was no lag. Online students, there was no lag. And online का population इतना बढ़ गया, उसको तो मैं मार डालेगा. हाँ. So there are total 5 chapters as per ICI module. The best part of this subject is हर chapter आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा. So chapter 1 and 2 up to some extent are connected with each other. If you look at the index of module 1, chapter 1 talks about business process automation. मतलब सबसे पहले business processes क्या होते हैं, types of business processes क्या होते हैं, then what is BPA, जिसके अराउंड पूरा चैप्टर सर्कुलेट करता है. एंड यू नो, इस चैप्टर के अंदर आप रियलाइज करेंगे दैट जब चैप्टर 1 and 2 पढ़ेंगे ना, इट हैज लॉट ऑफ रेलेवेंस ऑफ योर ऑडिटिंग ऐसे 315. मतलब रादर ऐसा लगेगा कुछ पॉइंट के बाद में, तो यू नो आफ्टर 2-3 लेक्चर्स ऐसा लग रहा है कि ऐसे 315 स्टार्ट हो गया वापस से. यू विल फील लाइक दैट बिकॉज लिटरली जो इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, कोसो फ्रेमवर्क है, जिसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको ऑडिट में दिया था, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपको यहां मिलने वाला है. सो दिस चैप्टर 1 and 2 इज ऑल अबाउट बिजनेस प्रोसेसेस. एंड याद करो, बिजनेस प्रोसेस इज अ कंट्रोल, एंड कंट्रोल वहां आता है जहां रिस्क होता है. तो सर यहां पर रिस्क क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, रिस्क को एड्रेस कैसे करना चाहिए, कैसे मिटिगेट करना चाहिए, कंट्रोल्स कैसे डिजाइन करना चाहिए, मतलब एकदम एक्सट्रीम डिटेल वाला पार्ट आएगा. रादर इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपको वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट था, कंप्लायंस प्रोसीजर, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर. बिकॉज आपको सही में समझेगा कंट्रोल्स बनाए कैसे जाते हैं, तो कंट्रोल को टेस्ट कैसे करना है, वो वाला पार्ट भी आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा. सो चैप्टर 1 यू विल रियलाइज इज गोइंग टू बी अ लॉट अबाउट बिजनेस प्रोसेसेस. फिर चैप्टर 1 के अंदर ना सडनली इन द एंड यू विल रीच समवेयर वेयर यू विल गेट टू सी, हैव यू हर्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फ्लो चार्ट? सुना है क्या वर्ड फ्लो चार्ट? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली, राइट? तो फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स दैट मैथमेटिकल सिचुएशंस के ऊपर कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं. ये चीज ओल्ड सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के अंदर. फ्लो चार्ट इन रिवाइज सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वंस इन अ वाइल, लेट्स से मे बी वंस इन 4-5 अटेम्प्ट्स दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन फ्लो चार्ट. मतलब उस चीज को हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेरेटिवली. दिस विल बी आवर चैप्टर 1. चैप्टर 2 विल बी अबाउट ERP. एक ERP को बनाया कैसे जाता है. नॉर्मली एक ERP को डिजाइन करने के लिए व्हाट इज मास्टर डेटा, व्हाट इज नॉन मास्टर डेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. कि मतलब एक ऑथराइज इंसान को ही आपने पावर दिया या नहीं दिया है, कैसे कंट्रोल्स को डिजाइन किया जाता है, फिर कंट्रोल्स को कैसे चेंज किया जाता है, एंड उनको ऑडिट कैसे किया जाता है. दैट विल कम इन चैप्टर 1 and 2. मतलब सर 1 and 2 अप टू सम एक्सटेंट फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड थोड़ा बहुत ऐसे 315 से इंस्पिरेशन बोरो करते हैं. मतलब ये दोनों फिर भी कनेक्टेड रहेंगे, एटलीस्ट आप एक दूसरे का रेफरेंस दे सकते हैं, समझ सकते हैं. बट वेरी वेरी इजी चैप्टर्स टू स्कोर. लाइक दीज टू आर सच चैप्टर्स जहां पर लिटरली कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम बहुत आसानी से आंसर लिख पाओगे. जैसे मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
आपको वही लैंग्वेज लिखना पड़ता है जो मॉड्यूल में लिखा है। इन ईआईएस आपको हेडिंग वही लिखना जो इधर लिखा है। जो अंदर का लैंग्वेज है वो एक्चुअली में 90% ऑफ द टाइम्स विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू रीड द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड, और लिटरली जो आपका लैंग्वेज रहेगा और जो उनका लैंग्वेज रहेगा उसमें उतना गैप नहीं रहेगा। 90%, 10% दिस सब्जेक्ट विल बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेक्निकल, मतलब लिटरली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा पूरा का पूरा। वो 10% वाला पार्ट अगर आप छोड़ दो तो 90% बिल्कुल लॉजिकल लैंग्वेज रहेगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओसीएम, ऑडिटिंग वाला लैंग्वेज, मतलब सब कुछ मिक्स होकर के इन चैप्टर्स के अंदर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट भी आएंगे। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जांपल रहेंगे। और मतलब ऑनेस्टली रियल लाइफ में रेलेवेंट है ये सब चीजें, मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करता हूं, बट जिस लेवल पे जितना एक्सटेंट उन्होंने लिखा है, डिस्कशन इज टू मच। एंड उसका प्रॉब्लम ये है, देयर कैन बी एनी क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है जहां पर डिस्कशन बहुत ज्यादा है वहां पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। हमारा स्ट्रेस हुआ है, कॉन्सेप्ट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुमको समझ नहीं आ सकता है, रादर आपको बहुत जल्दी इजीली एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो चैप्टर 1 एंड 2 हम सफिशिएंट टाइम डिवोट करेंगे, आपके लिए रिवाइज करना भी एकदम इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। देन लेट मी शो यू मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में तुम्हारे पास 3 चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले लुक एट चैप्टर 5। व्हाट इज चैप्टर 5? लुक एट द नेम। मतलब यहां पर लिटरली पहले 10 पेज तो बैंक्स क्या होते हैं वो है, मतलब लिटरली ओवरव्यू ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब यहां पर आपको एडवांस अकाउंट्स का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगा। इफ यू हैव दैट तो आपको समझेगा जो ईआरपी नॉर्मल कंपनी में होता है वैसा ही ईआरपी बैंक्स में कहलाता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। बेसिकली यू आर नॉट अ कस्टमर ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रांच, यू आर अ कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। डज नॉट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू, दैट इज बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कैसे चीजें ऑटोमेट हो गई है और एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट हो गई है, वो हमको डिस्कस करना होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर। इसलिए इस चैप्टर को एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाय दैट टाइम आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एडवांस अकाउंट्स में, एंड मे बी शायद इवन ऑडिट के अंदर बैंक ऑडिट चैप्टर अप टू सम एक्सटेंट खत्म हो चुका होगा। सो व्हेन वी कम हियर इट विल बी अ वेरी वेरी सिंपल केक वॉक फॉर यू। आपको ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट कहां डालना पड़ेगा? चैप्टर 3 एंड 4 में। लुक एट चैप्टर 4, द मोस्ट कॉमेडी चैप्टर। मतलब यहां पर बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट क्या होते हैं, मतलब आईसीआई को पसंद भी है। इधर क्रिप्टो करेंसी भी आएगा तुम्हारा, वो ट्राई करेंगे बताने का तुमको, और तुमको रियलाइज होगा कि एक ब्लॉक से परफेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी है, दैट यू विल रियलाइज। मतलब चैप्टर 4 इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड, स्टार्ट्स विद अलार्म सेट करने से लेकर के, हाँ हाँ लिटरली अलार्म सेट करना कैसे बदल गया तुम्हारी जिंदगी में, फूड ऑनलाइन ऑर्डर करने से लेकर के एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सब कुछ चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 का पार्ट यही है, रियल लाइफ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इफ लिविंग असाइड द बेसिक पार्ट्स, जो आपको चीजें सिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने पहले यूज किया था, सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कैसे आप रेडीमेडली उसको यूज कर सकते हैं। तो IaaS, PaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग, सैस, एवरीथिंग विल कम इनटू पिक्चर। मतलब चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मजेदार है, बट इसका चैलेंज भी अगेन सेम है, बहुत ज्यादा वास्ट है कंपेरेटिवली। सो इफ यू रियली आस्क मी, बहुत आसान चीज होगा चैप्टर 4 से शुरू करना, इट इज वेरी इजी, और आपको एक्सेप्टेंस भी आएगा आइडियली। डू यू गेट माय पॉइंट? बट नहीं, वहां से नहीं शुरू करेंगे, दैट विल बिकम टू इजी फॉर यू। मतलब लिटरली ऐसा लगेगा कि एकदम टाइम पास है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। कम टू चैप्टर 3, दैट विल, दिस इज वेयर आईटी वर्ड कम्स इनटू पिक्चर। बट वो आईटी वर्ड ना सिर्फ इधर तक ही है, इधर तक। ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एंड इवन ऑडिटिंग ऑफ कंट्रोल्स। मतलब इतने टाइप के कंट्रोल पढ़ाएंगे आपको। आपका याद है क्या, कंट्रोल रिस्क कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। मतलब दिस इज वेयर दे विल टीच यू ऑल पॉसिबल कंट्रोल्स इन द वर्ल्ड विच कैन एग्जिस्ट, from a company point of view, from a business operation point of view, from accounting point of view, from auditing point of view, from n number of perspectives. मतलब हर तरीके का कंट्रोल यहां डिस्कस होगा। दैट विल बी योर चैप्टर 3। इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। यहां पर लैंग्वेज टेक्निकल होगा। दिस इज वेयर विल हैव टू बी लिटिल मोर फोकस्ड, थोड़ा समरीज डिटेल में बनाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में सही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओ, सही से आंसर लिख पाओ। ऑनेस्टली चैप्टर 3 का 70 to 80% पार्ट, चैप्टर 4 का पूरा मेजर पार्ट, एंड चैप्टर 5 का पूरा पार्ट, दिस वॉज इन आर CA फाइनल। देर वॉज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज इसका, इसका करके सब्जेक्ट था, इसका किसका नहीं, इसका सब्जेक्ट था।
उस सब्जेक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, लोगों को लगा फाइनली सब्जेक्ट गया, उन्होंने उठाया ऐसा कैसा कंट्रोल से कंट्रोल भी करके इंटरमीडिएट में नया नाम देके दे दिया EIS, ताकि लोगों को लगे नया सब्जेक्ट है। डू यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट लिटरली 80% जो मॉड्यूल 2 का है वो वहां से कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा। इसलिए थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे 10-20% टेक्निकल होगा, ट्राई टू प्रोसेस दैट, डोंट वरी। अभी हम बोलो शुरुआत कहां से करें? शुड वी स्टार्ट विद चैप्टर 1 and 2? वी हैव टू, यू हैव ओनली मॉड्यूल 1 टुडे विथ यू, and that is where I think your little bit accounting, auditing, strategic management का जो understanding है that will play a very important role, और थोड़ा आपको ऐसा लगेगा सब्जेक्ट एक्सेप्टेबल है। एंड एवरी चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, इक्वल वेटेज, कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए मुश्किल होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर आज ये है इसका, पहले बोल देता हूं, अगर यहां पर मैं सब कुछ लिखवाने के लिए गया, ये समराइज वर्जन 500 पेज है, समझ रहे हो ना मेरा बात? We will take 6 months to finish this. In this subject, what we need to do is change our approach a little bit. In every chapter, I have divided chapter into parts. If you'll realize, no, ये ICN ऐसे डिवाइड करके नहीं दिए, ICN ने 100 पेज इकट्ठे करके दिए, समझ रहे हो? मैंने पार्ट A, B, C, D ऐसे डिवाइड करके रखा, बिकॉज हर पार्ट में मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है कि ये 2-3 जगह पे क्वेश्चन आ सकता है। जहां मेरे को मालूम है क्लियर कट चांसेस बहुत ज्यादा है, रैशनली क्वेश्चन ऐसा बनता है, उन चीजों को समराइज करेंगे, बाकी डिस्कशन करेंगे, जो मैं बोलता हूं उसको इज्जत से मार्क भी करना। EIS के केस में आपको मॉड्यूल मेरे साथ साथ रेफर करना पड़ेगा, चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा, कहीं कुछ सेंटेंसेस लिखवाऊंगा वो लिखना पड़ेगा। बट आई विल इंश्योर वन थिंग दैट आउट ऑफ लेट्स से एवरी चैप्टर मैं आपको वो 15 से 20 क्वेश्चंस का समरी बनवा के दूंगा जहां से 99% चांस से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आइडियली बी प्रिपेयर्ड। देखो आपको क्लियरली बोलता हूं, हर चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, बिकॉज EIS में 5 मार्क क्वेश्चन कॉमन है, 5 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन। तो एवरी चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। अगर आप 15 मार्क का MCQ निकाल दो तो 35 मार्क बचता है, समझ लो, मतलब 7-5 या 35 ऐसा रहेगा। कुछ कुछ चैप्टर में से MCQ नहीं आएगा, 10 मार्क के 5-5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, कहीं पर MCQ रहेगा तो 5 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए वो परफेक्टली काम करेगा। ये प्रॉमिस जरूर करता हूं कि जितना आपको समराइज कर दिया जाएगा 99% पेपर उधर से ही आएगा, क्योंकि अपन सब कुछ इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जो मेरे को लगता है नॉन कोर है, बहुत सारा एग्जाम्पल ओरिएंटेड लिखा हुआ कंटेंट है, डिस्कस सब करेंगे, समझेंगे पूरा। मतलब मेरे को तुम्हारे साइड से थोड़ा पार्टिसिपेशन लगेगा। और प्लीज पहले एक बात बोल रहा हूं, तुम पिछले 12 मिनट जब से मैं बोल रहा हूं, मेरे को ऑलरेडी मालूम है इस कॉर्नर में 2 लोग बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक पीछे घूम के देख रहा है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में बाकी सब लोगों के अंदर डिस्ट्रैक्शन होगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो वापस से स्टार्ट करो, इट वोंट बी पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? पहले दिन वार्निंग दे रहा हूं, एंड डॉट प्लीज 6 बजे मुझे स्टार्ट करने का एवरीडे। सो तुम्हारा चाय कॉफी जो भी करने का है, 5:59 बी हियर। डू यू गेट माई पॉइंट? यस, आई विल टेल अभिषेक सर दैट एटलीस्ट लास्ट से लास्ट 5:40 के बियॉन्ड ना जाए, ताकि तुमको 20 मिनट्स मिले। डू यू गेट माई पॉइंट? बट देखो वो एनालिटिकल प्रोसीजर है, वेरिएंस आ सकता है वहां पे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मतलब वहां परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तुमको वेरिएंस डील करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुस्कुराओ, बाजू वाले के साथ हंस लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तुम्हारा ना बोर्ड मीटिंग स्टार्ट मत करना इधर, मतलब लिटरली ऐसे पेशेंस टेस्ट करने का नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मॉड्यूल नंबर 1, EIS चैप्टर 1। Are you there? And I promise you one more thing, अगर आप सही में थोड़े इज्जत से पेश आएंगे, ढंग से सुनेंगे, एवरी डे, मतलब थोड़ा एवरी डे ज्यादा हो जाएगा, बट स्टिल एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर श्योर, हर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टेड मैं आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा वीडियो का लिंक या एक आर्टिकल का लिंक दूंगा जो जेन्युइनली आपको लगेगा कि इस चीज को रियल लाइफ में कैसे बहुत अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कंपेरेटिवली। तुमको कितना पढ़ना है, क्या करना है, तुम्हारा मर्जी है। मैं क्लास के अंदर प्ले कर सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं होगा। 10-10 मिनट के 12 मिनट की वीडियो रहेंगे, टोटल अपने पास 1 और 45 मिनट्स है, जिसमें से पहले 5 मिनट मेरा नॉर्मल लॉ स्टार्टिंग वाला क्लियर है, आखिरी 5 मिनट में तुम्हारा फोकस खत्म बंद।
मेरे पास में उन वीडियोस को इधर प्ले करने का टाइम नहीं है, बट मैं तुमको एवरीडे बेसिस पे या सेकंड जो एक दो दिन के अंदर गैप के अंदर रहेगा आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप उनको देखिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। ठीक है, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 1, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब देखो इस चैप्टर में शुरुआत कैसे करते हैं, पहले कुछ चीजों का ओवरव्यू देता हूं, लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन एज पर मॉड्यूल। देखो यहां पर सबसे पहले क्या बोलेगा, ये बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? सिंपल चीज है, जब भी आप बिजनेस के अंदर कुछ अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हो, सिंपल शब्दों में यू डिजाइन सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज सो दैट यू कैन अचीव सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपने बनाए ताकि आप अपने बिजनेस के कोई भी डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, वो एक्टिविटीज व्हेन इंटीग्रेटेड टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस। लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल्स। हैव यू हर्ड ऑफ P2P? Procurement to pay is nothing but my purchase process. Procurement to pay is a fancy word, but the process is nothing but my purchase process. There should be a requirement. याद है क्या परचेस प्रोसेस? कॉस्टिंग में पढ़ाया ना तुमको यार। दैट इज नथिंग बट माई P2P, प्रोक्योरमेंट टू पे, गुड्स प्रोक्योर करने से लेकर के पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस, मतलब मेरा पूरा का पूरा परचेस प्रोसेस। सिमिलरली सेल्स प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। क्या बोलते हैं? ऑर्डर टू कैश। मतलब सेल्स ऑर्डर रिसीव होने से लेकर के जब हमने गुड्स को डिस्पैच किया, फाइनली गुड्स के बाद में हमने इनवॉइस बना के दिया और इनवॉइस के बाद हमको पेमेंट रिसीव होगा, मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर से लेकर के पूरा गुड्स प्रोसेस आउट करके डिलीवर करने के बाद में व्हेन आई गेट द कैश, दिस एंटायर सेल्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्डर टू कैश। ये सब थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में परचेस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, एक्सपेंसेस का प्रोसेस होता है, कैश एंड बैंक का प्रोसेस होता है, पेरोल का प्रोसेस होता है। ये सब अलग अलग एग्जांपल्स है किसके? मेरे बिजनेस के प्रोसेसेस के। यहां पर आपको बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस समझना है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं वो समझना है, फिर इन प्रोसेसेस को मैनेज कैसे करना होता है, क्यों मैनेज करना होता है वो समझना है। पहले मुझे बिजनेस प्रोसेस समझेगा तो ही मैं उसको ऑटोमेट कर पाऊंगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव है कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, बट बिफोर आई थिंक अबाउट ऑटोमेशन आई शुड नो व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, आई शुड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, फिर सोच पाऊंगा किसको ऑटोमेट करना चाहिए, किसको ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, या अगर ऑटोमेट करना भी है तो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होने वाले हैं। जैसे ही मैं वर्ड ऑटोमेशन बोलता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, BPR, याद है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग EIS आफ्टर SM। बहुत सारे रेफरेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे बिकॉज आपको रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ाया होगा। याद करो, BPR में भी देयर वाज अ रोल ऑफ IT, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ IT? अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी, आपका इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर BPM का भी ऑब्जेक्टिव वही आएगा, बिकॉज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज एक्चुअली पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इन अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड एज BPR। अब लिटरली मुझे पूछेंगे ना आधी चीजें, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से लिखा है, एक IT कंसल्टेंट के हिसाब से लिखा है, तो यहां पर थोड़ा IT लैंग्वेज आ जाएगा और यहां पर एक स्ट्रेटेजिस्ट का लैंग्वेज आ जाएगा। कंसेप्चुअली दे बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नोटबुक्स निकालिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग। सिंपल इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, क्विकली समराइज करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नोटबुक्स चैप्टर नंबर 1। डू यू हैव अ सेपरेट नोटबुक? अगर SM में जगह बचा तो भी यूज कर सकते हो, मतलब अभी मेरे को मालूम नहीं कितना स्पेस है तुम्हारे पास SM में, योर डिसीजन। नेक्स्ट हेडिंग chapter 1, under that point number 1, concept of business process। in chapter 1 सबसे पहले चीज concept of business process, डैश करके लिखो। series of activities, series of activities which are designed, series of activities which are designed, series of activities which are designed to accomplish, series of activities which are designed to accomplish specific objectives, to accomplish specific objectives
or goals, specific objectives or goals can be termed as business processes, can be termed as business processes. मतलब सर हर बिजनेस प्रोसेस एक्चुअली में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव अ परचेस प्रोसेस? सोचो ना यार, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको ये चीज, आपको ऑलरेडी मालूम है। व्हाई डू वी हैव अ परचेस प्रोसेस? ताकि सर जो रिक्वायर्ड है वही चीज परचेस होनी चाहिए, सही प्राइस पे परचेस होनी चाहिए, परचेस होने के बाद सही टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, सही क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। मतलब डोंट यू थिंक देयर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? एंड सर अगर आप तीनों वर्ड्स को रिलेट करेंगे ना, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपको अचीव करना है, और नेगेटिव चीज सोचोगे तो रिस्क की वजह से शायद ये ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। अरे याद आ रहा है क्या, पढ़ाया था मैंने आपको ये ऑडिट में, याद आ रहा है क्या? एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेगेटिव सोचो, रिस्क क्या है? शायद आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप क्या बनाते हो? प्रोसेस बनाते हो, या क्या बनाते हो? कंट्रोल लगाते हो। ये जो बिजनेस प्रोसेस है ना, यही इंटरनल कंट्रोल है। ये बिल्कुल बेसिक बीकॉम लेवल का डेफिनेशन लिखा है, यही थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन बन जाएगा व्हेन वी गो टू 315। मैंने बिल्कुल प्यार से पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आज का पूरा डिस्कशन एकदम बेसिक लेवल पे रहेगा, और जैसे पार्ट ए खत्म होगा चैप्टर 1 का, पार्ट बी में एंटर करने के बाद में चीजें ऑटोमेटिकली टेक्निकल बन जाएगी। कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, पर जस्ट उसका एडवांस लेवल आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। वो प्रॉपर ब्रेकेज उस तरीके से किया है। अभी के लिए सर व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? कुछ ऐसा एक्टिविटीज जो आपने बनाया है ताकि आपको अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिले। सर ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? लिखिए पॉइंट नंबर 2, categories of business processes. Categories of business processes. Number 2, categories of business processes. Divide them in 3 parts. Categories of business processes, divide them in 3 parts. Number A, operational. Number A, operational processes. Operational processes, ब्रैकेट्स में लिखो प्राइमरी। ऑपरेशनल प्रोसेसेस, ब्रैकेट्स में लिखो प्राइमरी। नंबर 2, सपोर्टिंग प्रोसेसेस। सपोर्टिंग प्रोसेसेस, ब्रैकेट्स में लिखो सेकेंडरी। पहला ऑपरेशनल, दूसरा सपोर्टिंग। एंड तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेसेस। यू विल अंडरस्टैंड दैट। कुछ याद है? वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर। We had primary activity and secondary activity. Secondary activity was nothing but my support activity. याद है क्या कुछ? एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, फिर सर आउटबाउंड फाइनल गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा ना, मार्केटिंग वाला पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट था, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। दे वर ऑल माय प्राइमरी एक्टिविटीज। याद है क्या? इन प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए वी हैड 4 सपोर्ट एक्टिविटीज ऑल्सो। क्या क्या चीज था? इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, technology, and the last one जो challenge in the word procurement. That procurement is not procurement of raw material. This is procurement of all the inputs you need for my primary activities. याद है क्या? वैल्यूशन पक्का याद है? पॉइंटेड डायग्राम था, लास्ट में मार्जिन था। ब्रह्मास्त्र वाले बच्चों, तुमको याद आ रहा है कुछ? अगर आपने इतने दिनों तक बैठ के मस्त टाइम पास किया है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशन था आपने बैठ करके रिवाइज करना चाहिए था जो आपने पढ़ा था। वो मेरा अजम्पशन है अभी। चलो, तुमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला वाला पार्ट क्या है? ऑपरेशनल और प्राइमरी प्रोसेस। सुनो मेरा बात, इनके 3 डिवीजन समझाता हूं आपको मैं। वापस पर्सपेक्टिव अलग अलग रहेगा पर समझ में आएगा, डोंट वरी। ब्रह्मस्त्र, तुम नेगेटिव मत हो जो लाइफ में, डोंट वरी, समझेगा तुमको भी। वो सिर्फ एक तरीके से रिवीजन कराने का मैकेनिज्म है ताकि थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ चीजें कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट पे आते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ये क्या बोलता है? दीज आर माय कोर बिजनेस एक्टिविटीज। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मेन काम क्या है? परचेस करना, सेल करना। अरे हाँ है ना? तो जो आपके मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, जहां पर आपको मेनली फोकस करना चाहिए, उनको ये बोलता है ऑपरेशनल प्रोसेसेस, या बोल सकते हो प्राइमरी प्रोसेसेस। ये मेरे लिए कहलाएंगे ऑपरेशनल प्रोसेसेस। अच्छा,
ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है सपोर्टिंग, डोंट यू थिंक दे आर सेकेंडरी इन नेचर, दे विल सपोर्ट योर प्राइमरी प्रोसेसेस। मतलब यहां पर एचआर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, टेक्नो, मतलब लिटरली वैल्यू चेन एनालिसिस है। याद करो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर प्राइमरी में क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस सेकंड वर्ड था, याद है थर्ड पॉइंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, याद है क्या? ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, दे आर ऑल माय ऑपरेशनल प्रोसेसेस हियर, बस नाम बदल दिया है, यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी बोलने के बजाय ऑपरेशनल प्रोसेसेस बोल दिया, जो मेरे बिजनेस के लिए कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेसेस रहेंगे वो कहलाएंगे सपोर्टिंग और सेकेंडरी प्रोसेसेस। एक बात बताओ, ये जो सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं आपके एचआर डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, क्या वो लोग डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू एडिशन करके देते हैं क्या? विल दे गिव अ डायरेक्ट वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर? नो, they do not, because they may not even interact with the customer directly. Are you understanding my point? But don't you think HR will ensure that right person is there for right job at right time? इसी वजह से आप इवेंचुअली, डोंट यू थिंक, सही तरीके से बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, सही प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो एक तरीके से सपोर्टिंग प्रोसेसेस भी आपका एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प करता है। ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, नॉट डायरेक्टली। एंड द थर्ड वन, जस्ट वेट फॉर इट, पहले दोनों पार्ट को खत्म करेंगे फिर थर्ड पे आएंगे। नोटबुक्स में आइए, लिखिए पॉइंट नंबर ए। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, अब एक एक को डिस्कस करते हैं ना डिटेल में। नंबर ए, ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ऑपरेशनल प्रोसेसेस डैश करके लिखो। दीज आर प्राइमरी, these are primary processes, these are primary processes which deals with, these are primary processes which deals with core business activities, which deals with core business activities, core business activities, full stop, continue. They deliver value to the customer, they deliver value to the customer directly, they deliver value to the customer directly. For example, procurement to pay, for example, procurement to pay, comma, order to cash, procurement to pay, comma, order to cash, etc. मतलब हमारा परचेस प्रोसेस एंड सेल्स प्रोसेस हो गया, कोर बिजनेस प्रोसेसेस हो गया। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, सपोर्टिंग प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेसेस डैश करके लिखो। these are secondary processes, these are secondary processes which helps or supports, which helps or supports core business processes, which helps or supports core business processes. For example, human resource management, human resource management, comma, human resource management, comma, accounting, accounting or finance, accounting or finance assists all primary processes, assists all primary processes. मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग असिस्ट करेंगे आपके सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। मतलब रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करना है, कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स को डिलीवर कैसे करना है। इन लोगों ने क्या बोला, जो चीज डायरेक्टली एक कस्टमर को वैल्यूएडिशन में हेल्प करती है वो प्राइमरी बना दो, और जो डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यूएडिशन करके नहीं देगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्टिंग बन जाएगा, जो मेरे ऑपरेशनल प्रोसेसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है या फंक्शन करने में हेल्प करता है। यहां पर एक चीज लिखो, नोट नीचे करके लिखो, नोट, these processes do not provide, these processes do not provide, these processes do not provide additional value, these processes do not provide additional value to customers directly,
additional value to customers directly. However, they do contribute. However, they do contribute to the overall efficiency of organization. They do contribute to the overall efficiency of the organization. They do contribute to the overall efficiency of organization. मतलब सर इसमें हमारे वो सपोर्टिंग प्रोसेसेस, बिकॉज ये वैल्यू चेन के हिसाब से लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एचआर हो गया, टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो गया, ये सब चीज आपके प्राइमरी एक्टिविटीज को हेल्प करती है, प्राइमरी प्रोसेस को हेल्प करती है। डायरेक्टली एक कस्टमर को वैल्यूडेशन नहीं दे रहा है, बट सर ओवरऑल आपके बिजनेस का एफिशिएंसी जरूर इंप्रूव कर रहा है। देखो वापस से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इन्होंने ये लिखा है प्योरली माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन को दिमाग में रखते हुए, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट को डिवाइड किया था, उन दोनों को ही दिमाग में रखते हुए इन्होंने दो कैटेगरीज को बनाया है। स्पेंड 2 मिनट्स, वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ो बिजनेस प्रोसेस का, पूरा डेफिनेशन आराम से। सर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिससे आप क्या अचीव कर पाओगे, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। सोचो ना, हर परचेस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव करने के लिए बनाया होगा आइडियली। सर आप ऐसे कैटेगरीज कैसे बनाओगे? आप कैटेगरीज बनाओगे, कोर एक्टिविटीज जो है वो मेरे लिए ऑपरेशनल प्रोसेसेस कहलाएंगे, नॉन कोर बट सपोर्टिंग एक्टिविटीज जिनके बिना प्राइमरी प्रोसेस काम नहीं कर सकते हैं, वो मेरे सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। अब थर्ड वाला जो रहेगा ना, वो एक्चुअली में रहेगा मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, कैसे ओवरऑल चीजें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजट्स क्रिएट करना, मतलब बेसिकली आपके बाकी सारे प्रोसेसेस को मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना विल कम अंडर माय थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस, दैट विल बी माय मैनेजमेंट प्रोसेसेस। क्या आपको पहले दोनों पार्ट समझ में आया है क्या? नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, डैश करके लिखिए। नंबर 3, मैनेजमेंट प्रोसेसेस डैश। These processes helps in monitoring and measuring all activities related to business procedures, all activities related to business procedures. For example, strategic planning, comma, budgeting or forecasting, strategic planning, comma, budgeting or forecasting, comma, infrastructure or capacity management, etc. अब देखो आइडियली अगर मुझे पूछोगे ना, सबसे लॉजिकल पॉइंट इसका पहला 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा आपने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग। मतलब सर देखो ये प्रोसेस का काम क्या है, आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज आर टेकन केयर बाय माय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इन दोनों को मॉनिटर करना, इन दोनों को इंश्योर करना ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको रेगुलरली बजटेड नंबर्स बनाने पड़ेंगे, फोरकास्ट करना पड़ेगा चीजों को। इसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस अच्छा है, तो मेरे को अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगेगा। याद है कि आपको स्ट्रेटेजिक लेवल्स पढ़ाए थे, you should have a corporate level, business level and functional level. This strategic planning will ensure that you have strategy at all 3 levels. आपको तीनों लेवल के स्ट्रेटेजी पढ़ाए हैं चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर, यस और नो? इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जरा देखो एग्जांपल क्या बोलता है। लुक एट दिस एग्जांपल, बजटिंग। रीड दिस एग्जांपल। In any enterprise, budgeting needs to be driven by, can you see a word, vision? आपको बोला था वो कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला आपका। What enterprises plans to accomplish? एंड सर उस याद है क्या, विजन मिशन को अचीव करने के लिए आप रियलिस्टिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हो, एंड फिर सर उनको अचीव करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो, that is your strategy formulation, and then you implement that strategy to see whether you are achieving your goals and objectives or not. So sir indirectly ये मैनेजमेंट प्रोसेस आपको पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फ्रेमवर्क बना के अच्छे से फॉलो करने में हेल्प करेगा। आइडियली ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर आपके बिजनेस के जो भी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज है उनके अंदर ओवरऑल लेवल पे वैल्यू एडिशन हम करने वाले। तो देखो बोलने के लिए सेम बात है, अगर आप मुझे पूछेंगे ना
प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़ के, प्राइमरी प्रोसेस को छोड़ करके दोनों प्रोसेसेस डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यूएडिशन नहीं करके देते हैं, बट ये प्रोसेस भी इनडायरेक्टली, डोंट यू थिंक, अगर अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगा, आप अगर कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करते रहोगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते रहोगे, नए स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करते रहोगे, नए स्ट्रेटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, तो सर डोंट यू थिंक आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहेगा आइडियली। ये भी आपके एफिशिएंसी को इंप्रूव करने वाला है। डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू एड नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली आपके सारे बिजनेस प्रोसेस के परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नीचे लिखे नोट, even management processes even management processes do not provide even management processes do not provide value addition directly to the customers. Value addition directly to the customers. However, value addition directly to the customers. However, a proper strategic planning, however, a proper strategic planning or budgeting, proper strategic planning or budgeting can impact the overall efficiency of organization, can impact the overall efficiency of organization, can impact the overall efficiency of organization. मतलब ये जो पॉइंट है ना ऊपर वाला, इसके लिए सेम ही एकदम, क्योंकि इनके हिसाब से जो प्राइमरी प्रोसेस है वो ही डायरेक्टली कस्टमर को वैलिडेशन करके देते हैं। पर आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे ना, इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। डोंट थिंक टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एनेबलर टुडे। टेक्नोलॉजी मे नॉट बी द प्रोडक्ट, बट दैट इज एक्टिंग एज अ बेस which is helping you to deliver a powerful product or a powerful service to your customer. Just imagine few years back when we used to use Tata Sky, उसका रिचार्ज करने के लिए आपको बाजू के नियर बाय दुकान पे जाना पड़ता था, एक स्क्रैच कार्ड जैसा कूपन खरीदना पड़ता था, उसको स्क्रैच करना पड़ता था, एक नंबर पे कॉल करना पड़ता था, वो डिजिट ऐड करना पड़ता था, फिर वो बोलता था आधे घंटे के बाद में रिचार्ज होगा, आपको येलो बटन प्रेस करना, उस पर एक मैसेज आएगा। आई एम श्योर हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, यस और नो? Was it like that or not? And today see how it is. Like literally, even if it is not activated for last 2 months or 3 months, you just make the payment and it actually gets activated on a real time basis. Don't you think it's a significant improvement in the service? It is because of better technology, and I feel that I am getting a direct value addition as a customer. While they may still argue that actually में technology आपको perfect value addition customer तक pass on करके नहीं देगा। मैं वापस से बता रहा हूं, यहां बहुत चीजें आर्ग्यू की जाएगी, पर मेरे को आपको पहले बताना कन्विंसली क्या लिखा है। हम रियल लाइफ में उसको कैसे देखते हैं वो हमारे ऊपर है। कहीं कहीं पे हम खुद ही डिस्कशन करेंगे, खुद ही इनके अगेंस्ट चले जाएंगे, बट लिखेंगे नहीं, लिखेंगे वही जो उन्होंने बोला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको 3 प्रोसेस समझ में आए क्या? गिविंग यू 1 मिनट, आराम से बिजनेस प्रोसेस का मतलब पढ़ो, शांति से तीनों कैटेगरीज को पढ़ो। किस्मत अच्छी हुई, पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन आ गया 4 मार्क के लिए, तो लॉटरी है, आया है। They will ask every possible question, don't worry, they will not leave anything. Easiest से easiest और वाहियात से वाहियात, you'll understand that. Spend 2 minutes. कंफर्टेबल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट हेडिंग, ये हो गया बिजनेस प्रोसेस के ऊपर कंटेंट, बिजनेस प्रोसेस का हेडिंग हो गया, एंड टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस हो गए। नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, it is a systematic approach to improve
systematic approach to improve. It is a systematic approach to improve different business processes. To improve different business processes. To improve different business processes. Full stop. This will help in achieving the following. This will help in achieving the following. Number 1, efficiency. Number 2, effectiveness. And number 3, economy. Efficiency, effectiveness and economy. देखिए, सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझा देता हूं, हालांकि इसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ नहीं है. बेसिकली ये बता रहा है यहां से अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का है, बेटर मैनेज करने का है, ब्रिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये तीनों के तीनों ना एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स. इन जनरल इनका मतलब क्या होता है? ये इकोनॉमी रेफर करता है इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेस. इकोनॉमी रेफर करता है टू इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब अगर आप बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. मतलब सर यू विल बी एबल टू कीप एन आई कि कहीं रिसोर्सेज का वेस्टफुल तरीके से यूसेज तो नहीं किया जा रहा है. वी आर नॉट वेस्टिंग आवर सर्टेन रिसोर्सेज इन सर्टेन प्रोसेसेस. ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एग्जांपल बोलता हूं, रियल लाइफ में जब आप ऑडिट करने के लिए या एज अ एडवाइजर कंट्रोल्स को चेक करके इंप्रूव करने के लिए जाते हैं ना, हम सिर्फ यही नहीं ढूंढते कि सर जहां जहां रिस्क है वहां कंट्रोल नहीं है, मतलब सब कंट्रोल मिसिंग है क्या, वो तो देखना ही होता है. कभी कभी ये भी देखते हैं कोई यूजलेस कंट्रोल भी है क्या. मतलब एक रिस्क है उसके लिए 3 कंट्रोल लगाए हुए हैं. मतलब जहां पर अननेसेसरीली आपने 2 कंट्रोल से पैसा या रिसोर्सेज खर्च किया है पर उसकी जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली में ऑलरेडी एक अच्छा कंट्रोल है जो उस रिस्क को मिटिगेट कर रहा है. आप अननेसेसरीली 2 और एडिशनल कंट्रोल लगा करके रखें जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है आइडियली स्पीकिंग. मतलब सर समटाइम्स यू रियलाइज देयर कैन बी सच irrelevant controls which are actually not adding any value. तो आपको वो कंट्रोल्स भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है. इससे मैं इकोनॉमिकल यूसेज को सपोर्ट कर पाऊंगा. तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा. अलग अलग प्रोसेस क्या होता है समझ गया, बट आपने उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस को इफेक्टिव बना सके. इफेक्टिव मतलब जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके. जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं. जो एफिशिएंसी है ना, एक्चुअली में ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इन रियल लाइफ दिस इंक्लूड दिस प्लस दिस. इफेक्टिवनेस इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कम से कम रिसोर्सेज. जब आप इकोनॉमिकल सोच रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोच रहे हो, तब आप सोच रहे हो रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेस्ट होना चाहिए. जब आप इफेक्टिवनेस के बारे में सोच रहे हो तब आप रिसोर्सेज नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव. दिस इज अबाउट रिसोर्सेस. दिस इज अबाउट इन दोनों का कॉम्बिनेशन. अरे याद करो, कम से कम इनपुट में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. तो एक्चुअली में एफिशिएंसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. और एफिशिएंसी इनडायरेक्टली बोलता है ऑब्जेक्टिव भी अचीव करो विद द लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस. तो एफिशिएंट होना मतलब इकोनॉमिकल होना भी है एंड इफेक्टिव होना भी है. रियल लाइफ में इस तरीके से बाइफर्केशन होता है. बट इन जनरल कोई तो प्रोसेस को शायद इफेक्टिव बनाना होगा, किसी को शायद कंप्लीटली इकोनॉमिकल यूसेज के लिए बनाना होगा, या किसी को आपको एफिशिएंट बनाना होगा. एफिशिएंसी इन रियल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस प्लस इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. रादर अगर सेंटेंसेस में सिर्फ एफिशिएंसी बोल दिया है मतलब इफेक्टिवनेस भी कवर हो गया एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज भी कवर हो गया. समझ रहे हो क्या मेरा बात? दैट इज हाउ द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इज. बट बोलने के लिए हमको सब अचीव करना है क्योंकि हम जनरल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं. बेसिकली आपको ये बीपीएम के अंदर और कुछ नहीं है, इतना सा दिया ताकि आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाए. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. मैनेजमेंट मतलब अल्टीमेटली ये सब कुछ क्या है? दिस यू विल अचीव ऑल दिस थ्रू व्हाट? थ्रू आईटी. ये आईटी के एडवांटेज है यार. मतलब अपने प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तड़का लगाओ. कैसे आप चीजों को थोड़ा थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हो. मतलब आप किसकी तरफ जाओ? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ बढ़ो. अभी के लिए बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्लियर है. बीपीएम के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब है अपने प्रोसेसेस को मॉनिटर करके इंप्रूव करना ताकि वो अच्छे से आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए. बेसिक मीनिंग है. अभी गुड टिल नाउ.
बिफोर आई गो टू बीपीए आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग इन द मॉड्यूल. फटाफट से आ जाओ. 1A.2 कैन यू सी इंट्रोडक्शन टू EIS. अभी मत पढ़ो, अभी नहीं समझ सकते हो. मैंने आपको बताया नहीं ना EIS का मतलब क्या है. अभी नहीं समझ सकते. इसको समझने के लिए चैप्टर 2 खत्म करना पड़ेगा पहले. देन विल कम हियर, डोंट वरी. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. कैन यू सी एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस. पॉइंट नंबर ए पढ़िए एक बार शांति से. डेफिनेशन है कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है, समझ लिया है. दिस इज अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो अलोंग विथ मी. एक बार अच्छे से रीड करना है. कुछ वर्ड्स हमने स्किप किए तो आइडेंटिफाई करना है. समरी लिमिटेड बना सकते हैं, सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, पर पढ़ना सब है. रीड पॉइंट नंबर ए. इज दैट द डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 ज्ञान दे रहा है क्या? मैं नहीं. पॉइंट नंबर बी. नीचे सीधा बीपीएम आगे का डायरेक्टली बीच में ही. अपने हिसाब से कैसे भी लिखेंगे वो. तुमको समझता है बीपीएम का मतलब क्या है. ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा. बीपीएम होता है क्या, पढ़ लो. पॉइंट नंबर डी. ठीक है. अब देखो एक डायग्राम दिया. एक कंपनी में विजन मिशन सब बनाना पड़ेगा आपको आइडियली. फिर 3 प्रोसेस बना के दिए उसने आपको. अरे हाँ या ना. ऑपरेशनल प्रोसेसेस विद योर सपोर्टिंग प्रोसेस एंड देन योर मैनेजमेंट प्रोसेसेस. ये दोनों मिलकर के इसको एक्सेल करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. नीचे देखो 3 कैटेगरीज ऑलरेडी पढ़ाई गई डिटेल में. अगले पेज पे आ जाओ, चेक करते जाओ फटाफट से. ऑपरेशनल प्रोसेस रीड कर लो एक बार. एग्जाम्पल मैंने लिख करके दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है. ऑर्डर टू कैश का एग्जाम्पल सिर्फ रेफरेंस के लिए, आगे काम में आएगा वैसे भी, डोंट वरी. सिर्फ रेफरेंस के लिए रीड कर लो. सेल्स प्रोसेस है यार. टाइम पास सब पढ़ने का है, सपोर्टिंग भी पढ़ने का है. तीनों प्रोसेस पढ़ने का. एक बार समराइज करके दिया है मैंने आपको, फिर भी एक बार रीड कर लो. हैव यू कवर्ड एवरीथिंग? ये आज का एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क है. बहुत लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल है, खुद से पढ़ना. ये तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा आपको. कैसे एक कंपनी 10,000 करोड़ अचीव करना चाहता है रेवेन्यू में, तो वो अपने कैसे अलग अलग प्रोसेस को डिजाइन करेगा, ये तो आपको होमवर्क में पढ़ना पड़ेगा. इतना डिफिकल्ट है वो, यूजलेस है, पढ़ लेना एक बार. कम टू बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. तो देखो चैप्टर 1 में है, पार्ट ए पढ़ रहे हैं. पार्ट ए में सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस क्या होता है खत्म कर दिया. एंड देन द सेकेंड पार्ट, दिस इज वेयर there are extremely high chances of asking a question because the chapter name is this. And then you will realize chapter का नाम जो था वो तो पार्ट ए में खत्म हो गया. B, C, D, E जो आगे के 60-70 पेज हैं वो अलग ही लिखे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम दिया ही नहीं जा सकता. मैं आपको सही बता रहा हूं. यहां पर लिटरली कुछ कुछ चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स है, गिविंग इट अ नेम इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग आइडियली. तो उनको लगा स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला यही है, यही नाम है. लेट्स स्टार्ट विद बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल है. देखो आपने जो बिजनेस प्रोसेस को भी समझा है, अब एक काम कीजिए, ऐड टेक्नोलॉजी इन दीज प्रोसेसेस. बट आप सोच समझ के टेक्नोलॉजी को ऐड कीजिए. मतलब आप चाहते हैं ये प्रोसेसेस थोड़े इंप्रूव हो जाएं, और अगर टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए तो शायद क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. कॉस्ट, एक सोचो ना, कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है? व्हाई डू वी हैव कंप्यूटर? बेसिक स्कूल लेवल कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है? सेम ट्रांजैक्शन बार बार एग्जीक्यूट किया तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव होता हो ना यार.
सेम ट्रांजैक्शन तुम एंटर करते जाएगा और मैं बोलता हूं सिस्टम ऑटोमेटिकली, चलो एक एग्जांपल देता हूं, दिस समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, समझ जाएगा। सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस विच आर जनरेटेड बाय सिस्टम्स ऑटोमेटिकली। बैंकिंग कंपनी आफ्टर एवरी क्वार्टर, क्वार्टर एंड होता है 31st को, 30th को या नेक्स्ट डे 1st को, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये कोई बैठ के एंट्री पास करता होगा हर कस्टमर के अकाउंट के अंदर आइडियली? डोंट यू थिंक देयर विल बी अ सिंपल एल्गोरिथम इन द सिस्टम? वो आपका रेस्पेक्टिव एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करता होगा, फिर आपका कौन सा कैटेगरी ऑफ अकाउंट है वो देखता होगा, क्या रेट ऑफ परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए या चार्ज होना चाहिए डिटरमाइंड रहेगा, एंड वो ऑटोमेटिकली एक एंट्री पास कर देगा, यस और नो? अगर यही काम अगर मैं बोलूं फॉर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स मैन्युअली होगा, देर विल ऑलवेज बी ए चांस ऑफ मिस्टेक्स। गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता है आइडियली? इसीलिए सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड टाइम कितना सेव होगा? अदरवाइज सिर्फ इंटरेस्ट का एंट्री पास करने में मेरे को 1 हफ्ता लग जाएगा, अगर मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर यही काम करेंगे तो। पर एक जमाने में होता था, रादर इसीलिए ईयर एंडिंग आया ना, लास्ट 10 दिन काम ही नहीं करता था बैंक, और अगले 5 दिन काम नहीं करता था। क्यों? बुक्स क्लोजिंग करने के लिए। मैनुअल इंटरवेंशन इतना ज्यादा था कि एक ह्यूमन बीइंग इन सब चीजों को फिजिकली मैन्युअली क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट नाउ इफ मेजॉरिटी पार्ट इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तो मतलब चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस करेगी, टाइम सेव करेगी, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए वो आपको बताएगा क्यों आपने अपने कुछ बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। देखो, इनका जो एक एग्जांपल है वो तो बहुत ही डेंजरस है, मतलब इतना डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल वो पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं तुमको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स और दूंगा। डू यू नो दैट Amazon acquired a robotic company only for automation? They acquired a company years back for almost $800 million, 6,000 करोड़ के अंदर। समझ रहे हो मेरा बात? सिर्फ एक कंपनी को अक्वायर किया था प्योरली अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो आई विल शेयर 2-3 वीडियोस विथ यू दैट हाउ Amazon का जो वेयर हाउसिंग फंक्शन या जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन है वो सेमी ऑटोमेटेड है। दैट हाउ देयर इन हाउस डेवलप्ड मोर देन 2000 रोबोज टेक केयर ऑफ देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। देयर इज अ ह्यूमन इंटरवेंशन, वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड नहीं बोलता है, इट इज सेमी ऑटोमेटेड, बट हाउ थिंग्स हैव सिग्निफिकेंटली चेंज फॉर देम, रादर दे से बाय एक्विजिशन ऑफ दैट कंपनी। कीवा नाम था उसका एक जमाने में, सुना है क्या नाम? देयर इज नो लैग। बोल रहा है ये, कनेक्ट होना चाहिए फिर यार। लास्ट ट्राई। फेक आईपैड बोलता है, मार डालेगा, यूजलेस आईपैड फेक। और उसका क्या रिलेशनशिप है कनेक्टिविटी से? बेटा कनेक्टिविटी इज द इशू, फेक आईपैड। जाना दो, वो चाहता है थोड़ी देर बाद में अपन रिविजिट करेंगे इसको, वो चाहता थोड़ी देर तुम सिलेबस के साथ में रहो। अरे वो बता रहे तुमको, यू स्टिक टू द सिलेबस फॉर सम टाइम। अरे लेट मी गिव यू आईसीआईस एग्जांपल, नो व्हाट इज बीपीए? आईसीआई के एग्जांपल देखने के नहीं देखने का है? नहीं देख। नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, चलो शाबाश। अरे विल कम बैक, आई विल ओपन, डोंट वरी, होगा, रिलैक्स। मैं क्या बोला ना, हम 15-20 मिनट से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जहां भी लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है मैं इमीडिएटली वापस आ जाऊंगा। तुमको आर्टिकल भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, सब मिलेगा, रिलैक्स, ठीक है? हाँ, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, business process automation. Under that point number A, business process automation, under that point number A,
It is technology enabled. It is technology enabled automation of activities. It is technology enabled automation of activities to accomplish technology enabled automation of activities to accomplish a specific function, to accomplish a specific function, to accomplish a specific function such as inventory management, inventory management, or order fulfillment, or order fulfillment, etc. Full stop, continue. Under BPA, under BPA, the main tactic, under BPA, the main tactic is to, the main tactic is to automate, main tactic is to automate existing core business processes, automate existing core business processes to improve their efficiency and effectiveness, to improve their efficiency and effectiveness. देखो सिंपल बात है, ए एक्चुअली में बीपीआर ही है, बस अलग शब्दों में है। मतलब आपके जो कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना इंप्रूव करो, री इंजीनियरिंग करो, ताकि सर वो प्रोसेसेस बेटर तरीके से काम कर पाए, बेटर आउटपुट आपको अचीव करने में हेल्प करके दे। मतलब सर उनका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव होना चाहिए। सो मतलब कोई भी बिजनेस प्रोसेस जहां पर आपको लगता है चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उनको इंप्रूव करने के लिए शुरू करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए, प्रोसेस नया चेंज करना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। एग्जाम में क्या आता है, बीपीए क्या है, बीपीए को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है। तो सर व्हाट आर द स्टेप्स, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग देता हूं, फिर आपको एक आईसीए का एग्जांपल दिखाता हूं, एंड देन होपफुली विल कम बैक टू अमेजॉन रोबोटिक्स। आ जाइए, लेट्स कम टू स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द बीपीए। कम टू पेज नंबर 1A.11, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए। बहुत सारे स्टेप्स, डोंट वरी, टेंशन मत लो। पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं, आराम से समझिए, धीरे धीरे धीरे। बहुत सिंपल सा है एक्चुअली में, समझने के लिए ट्राई करोगे तो इट विल बी सिमिलर टू, याद है क्या, जैसे बेंचमार्किंग लगाया था, बीपीआर लगाया था, याद है, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीआर, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में शेर वाला स्टोरी पढ़ाया था, टाइगर वाला स्टोरी बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे आएगा तुमको यार, क्या यार भूल जाते हो। चलो सर, हमको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन लगाने का क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। सबसे पहले 100% आपका कोई ना कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस रहेगा जिससे आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। मतलब हो सकता है मेरे कस्टमर्स को टाइमली बेसिस पे रिफंड नहीं मिल रहा है, मेरे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस के लिए प्रॉपर मैसेजेस नहीं आ रहा है, या सर कस्टमर फीडबैक बहुत पुअर रहेगा, या सर मेरे पास में स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन हो रहा है, बट वी डोंट इवन रियलाइज दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस आउट ऑफ स्टॉक वी आर लूजिंग लॉट ऑफ कस्टमर्स आइडियली। मतलब सर कोई ना कोई प्रोसेस में यू आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस और नेगेटिव सिनेरियोज, इस वजह से आप सोचेंगे दैट आई नीड अ बीपीए। सबसे पहले व्हाई यू नीड अ बीपीए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो एज अ कंपनी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बीपीए क्यों इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। नंबर 1, व्हाई बीपीए। नंबर 2, जिस प्रोसेस में आपको बीपीए लगाना है उस प्रोसेस के अंदर क्या कुछ कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या। एग्जांपल सुनो, अगर मैं बात करता हूं प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का, आपने रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, तो मैं चाहता हूं ऑटोमेशन हो बट मेरे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करते पता होना चाहिए क्या कुछ आपके इंटरनल रूल्स हैं या मे बी एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस है। इट कैन बी योर फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस एक्ट, कुछ आपके लेबर लॉज हो सकते हैं, बाकी सारे जो लॉज है। मतलब सर आपको सेकंड में, बिफोर यू थिंक ऑफ ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस, थिंक अबाउट एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। दीज रूल्स कैन बी
इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल रेगुलेशंस, कुछ भी हो सकता है, बट उस प्रोसेस के अराउंड क्या क्या चैलेंजेस है ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1, वाई बीपीए, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो। नंबर 2, इस प्रोसेस में क्या एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको समझना पड़ेगा। थर्ड, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो। याद है क्या, सेम चीज बेंचमार्किंग में भी था, सेम चीज बीपीआर में भी था। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को लिखने से पता चलेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अच्छा क्या है बुरा क्या है। एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगा दैट ओके, आउट ऑफ दीज स्टेप्स आर रिडंडेंट, दे आर नॉट दैट वैल्यू एडिंग स्टेप्स, हमेशा इनको निकाल देना चाहिए। याद करो बीपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप सर 10 स्टेप में से जो नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स उनको निकालना चाहते थे। आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे, सिंप्लीफाई करना चाहते थे कि कम से कम स्टेप्स के अंदर हम वो जो डिजायर्ड पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। यही बताया था कि नहीं बताया था। तो यहां पर भी पहले अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस को नोट डाउन करो, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या है ये पूरा समझो, इससे क्लैरिटी आएगा, पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर सर आप नया प्रोसेस जो बनाना चाहते हो, जो ऑटोमेशन लेके आना चाहते हो, उससे अचीव क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, मेरा अभी का प्रॉब्लम है, मेरे कस्टमर को टाइमली बेसिस पे फीडबैक कॉल या मैसेज नहीं जाता है, तो मैं चाहता हूं उसको कॉल या फीडबैक मैसेज विद इन 24 आवर्स जाना चाहिए। डिफाइन तो करो आपको अचीव क्या करना है। अभी प्रॉब्लम समझा, अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस समझा, अब डिफाइन करो व्हाट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू एक्चुअली वांट टू अचीव, ताकि अगर आपने ऑटोमेशन कर तो दिया, आफ्टर ऑटोमेशन लगाने के बाद जब इवैल्यूएट करूंगा पता चलना चाहिए ना जिस पर्पस के लिए ऑटोमेट किया तो पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ है। मतलब फॉर दैट पर्पस जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। नंबर 1, वाई बीपीए। नंबर 2, एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तीसरा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को लिखूंगा, उसको समझूंगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्लैरिटी आएगा। नंबर 4, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस न्यू प्रोसेस, वो मेरे को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ेगा। आपके बुक के हिसाब से स्टेप नंबर 5 है, नाउ सर्च फॉर अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट। आई थिंक दैट शुड बी नंबर 2। फर्स्ट यू फाइंड अ प्रॉब्लम, देन यू हायर अ कंसल्टेंट, बाकी सब उसने करना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। नहीं, मॉड्यूल बोलते हैं नंबर 5 में फाइंड अ कंसल्टेंट, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट चाहिए जिसको मालूम है इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करना है। वापस से पहला स्टेप क्या था, वाई बीपीए। दूसरा चीज, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या समझूंगा। तीसरा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस लिखूंगा, उसके बारे में क्लैरिटी लूंगा, अच्छा बुरा पार्ट क्या आइडेंटिफाई करूंगा। नंबर 4, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं कंसल्टेंट को हायर करूंगा। और सुनो बेस्ट पार्ट, कंसल्टेंट को हायर करने के बाद फिर बोलता है अब आरओआई निकालो प्रोजेक्ट का। मतलब आप इस कंसल्टेंट को हायर करके लेट्स से 1 मिलियन का फीस देने वाले हो, तो 1 मिलियन का फीस लगाने के बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद में बेनिफिट कितना आएगा। सर 1 मिलियन खर्च करके 1 मिलियन ही मिलेगा, तो फायदा क्या है। आई शुड गेट 4x 8x 10x 100x, ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए ना मेरे को यार। तो ये चीज कंसल्टेंट ने रियल लाइफ में, कंसल्टेंट आपको एक प्रपोजल बना के देता है। आइडियली स्टेप 1 के बाद कंसल्टेंट आता है, वो सब कंसल्टेंट लगाता है। कंसल्टेंट बोलता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस ये है, आपको क्या क्या अचीव करना है हमको कम्युनिकेट करके बताओ। That will be a mutual understanding what you want to achieve, and then we come to a ROI analysis कि हमको इतना फीस देना पड़ेगा, इतना टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज लेके आना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे पोस्ट कॉस्ट कितना आने वाला है, टोटल 1 मिलियन 2 मिलियन खर्च करने वाले हैं, पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 20 मिलियन मिलेगा, 30 मिलियन मिलेगा। मतलब क्या बेनिफिट मिलने वाला वो डिफाइन करना पड़ेगा ना। और पता है अकॉर्डिंगली अपनी फीस भी कोट करेगा, फिक्स्ड या वेरिएबल। मैंने आपको बताया था वेरिएबल मतलब कितना बेनिफिट में लेके आऊंगा उसका परसेंटेज चाहिए मेरे को आइडियली, और तुम मेरे को फिक्स कुछ भी मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, नया प्रोसेस बनाने का, इंप्लीमेंट करने का, और इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करोगे, टेस्ट करोगे, खत्म। रियल लाइफ में एक्चुअली में कंसल्टिंग ऐसे ही वर्क करता है, एक्सेप्ट फॉर इनके हिसाब से स्टेप 5 में कंसल्टेंट आता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड। क्या आपको स्टेप समझ में आया क्या। एटलीस्ट एक बार स्टेप्स का हेडिंग मेरे साथ में पढ़ो, फिर मैं आपको आईसीए का एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई होता है, फिर हम उन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए लेट्स लुक एट द स्टेप्स वंस। Come to page number 1A.11. Look at step number 1. Look at step number 1. What is step number 1? Define why we need to implement. Can I say why BPA? Step 1 is simple. Why BPA? यहां पे जितना नेगेटिव लिख सकते हो नेगेटिव लिखने का है। हर प्रोसेस के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है मस्त चिपकाने का है। नंबर 2 देखो, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन। समझो इधर दोनों चीजें हो सकती है, इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज
एक्सटर्नल, दोनों चीजें पॉसिबल है, इट कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो मेरे को समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर 3 देखो क्या बोलता है, सर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कीजिए जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 4 देखो क्या बोलता है, सर अपने इस प्रोसेस से रिलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए, और ऐसे बताएगा स्मार्ट गोल्स बनाइए। विल लर्न दैट, डोंट वरी, ऐसे के सब जाएंगे अपन। उसके बाद में देखो क्या बोलता है, एंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, उसको हायर कीजिए। याद है क्या, एक एक्सपर्ट को हायर करने से पहले उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या, यही तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अगले पॉइंट में जाइए, देखो अगला पॉइंट क्या बोलता है, कैलकुलेट द आरओआई। वहां तुमको एक व्याख्यान देगा कि अगर आपको अच्छा आरओआई ये प्रूव करने का है तो क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए। मतलब जस्ट इमेजिन आपको आरओआई रिपोर्ट बनाने का है एज अ कंसल्टेंट, एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, you have been hired as a third party consultant to automate a business process for a company। आप एक कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को अच्छा आरओआई प्रेजेंट करके दिखाना चाहते हैं। नॉर्मली आरओआई कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। केस स्टडी इज अ जोक, व्हाट दे वांट टू आस्क यू इज दीज पॉइंट्स, हाउ मेनी ऑफ दिस यू कैन राइट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 7, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर 3 लाइन लिखी है, देखो क्या लिखा है नंबर 3 में, डेवलप द बीपीए। डेवलप द बीपीए, बीपीए को डेवलप नहीं करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन राइट। जाने दो। लास्ट पॉइंट क्या है, टेस्टिंग द बीपीए, और आगे इंप्लीमेंट करना भी नहीं बताएंगे। इतने स्टेप्स है, मेरे हिसाब से इंप्लीमेंटेशन भी होगा, फिर इवैल्यूएशन भी होगा। याद करो, स्ट्रेटेजी, कंट्रोल, स्ट्रेटेजी, ऑडिट। असली प्रोसेस का कंप्लीशन तो तब होता है यार, बट इन्होंने 8 स्टेप दिए हैं, आपको 8 ही आने चाहिए। और तुम बोलोगे 5 मार्क का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, हर स्टेप के बारे में एक एक 2 लाइन आना चाहिए, बात खत्म। डू यू अंडरस्टैंड दिस। सोचो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये, दिस वाज चैप्टर नंबर 1 व्हाट दे वांटेड टू टीच यू। डू यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू आईसीआई एग्जांपल, कम टू मॉड्यूल्स पेज नंबर 1A.17। टेक्निकली खत्म हो गया 1A, अगर समझाने का बात होता तो इतना ही था, बट अभी बहुत टाइम स्पेंड करना लिखने में। आइए, कैन यू सी केस 2, ऑटोमेशन ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम। बहुत मजा आएगा। देखो देखो फटाफट 5 मिनट में उड़ा देते हैं, एक ही बार पढ़ेंगे। 2 केस स्टडी दिए उन्होंने, एक ही मैं अफोर्ड कर पाऊंगा आपके साथ डिस्कस करना, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा बोरिंग है। चलो इससे शुरुआत करते हैं। आइए, सो स्टेप नंबर 1, डिफाइन व्हाई वी प्लान टू गो फॉर अ बीपीए। आइए जरा ढंग से पढ़ते डिटेल में। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, अरे पढ़ते जाओ फटाफट मेरे साथ में, एक बार रीड करके उड़ा दो। यू नेवर नो, आईसीआई में आस्क यू एन एग्जांपल, केस स्टडी पूछ लेगा। 8 स्टेप मत लिखो, 8 स्टेप को कैसे एक केस में अप्लाई करोगे वो लिखो। यू नेवर नो देम, या वो यही चीज को एमसीक्यू में डाल देगा और बोलेगा ये वाला कौन सा स्टेप है। डोंट प्ले विद देम। हाँ चलो, the system of recording of attendance being followed is not generating confidence in employee। अच्छा, there have been complaints that salary payouts are not as per actual situation in every company, irrespective of better control or worse control you have. It has also created friction and differences between employees, as some employee feels that employees have been paid more and their salary has not been deducted even if they are absent, like the way you feel in school. Next, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू नीड टू कंप्लाई। देखो, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, स्टेट लॉज एटसेट्रा, ये सब दिमाग में कंसिडर करना पड़ेगा। जहां उनको लगता है ना बहुत टेक्निकल है, वो कुछ लिखते नहीं। नंबर 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। ब्यूटिफुल प्रोसेस, प्लीज रीड। द प्रेजेंट सिस्टम इंक्लूड्स अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर एट द सिक्योरिटी। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता है, एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू पुट देयर सिग्नेचर्स, द रजिस्टर। क्या कर सकता है मैं, अरे मैं बोल रहा है तुम वेट करो, कुछ कुछ एग्जाम्पल हर चैप्टर में इतने डेंजरस रहेंगे ना, और तुमको क्या लग रहा होगा कि मेरे को मजा रही है, पर मेरे को तेरे को 8 स्टेप पढ़ाने ही पड़ेंगे, और अगर केस स्टडी आया तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ऑप्शन। तो प्लीज फटाफट से रीड कर लो स्टेप 3 एक बार, जल्दी से जल्दी। पॉइंट नंबर सी मजेदार है, an employee coming late by 30 minutes for 2 days in a month shall have a half day salary deduction।
पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी आगे देखो, ओवर राइटिंग इन द अटेंडेंस रजिस्टर, ये तो लिख रहे स्कूल लेवल लिटरली। फोकस ऑन आईसीएम मॉड्यूल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना अपने को आगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ मंथली अटेंडेंस ताकि आपको सैलरी टाइम पे मिले, एंड टू एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूज, मतलब एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब होना चाहिए। एंगेज अ कंसल्टेंट, ओके, XYZ। ROI देखो, सबसे बेस्ट ROI है, देखो जरा, बेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन, reduce problem between employees, more focus on work rather than salary, like more focus on syllabus rather than when will he leave, last point improve productivity। मतलब क्या कर सकते हैं यार। चलो अभी अच्छा चीज, पॉइंट नंबर 7 पढ़ो ढंग से, इन्होंने थोड़ा थोड़ा ठीक प्रोसेस बनाया है। चलो ठीक है, बेसिकली उसको चाहिए प्रोसेस में थोड़ा सा आईटी लेके आ जाओ प्लीज, कहीं इधर भी जिधर पॉसिबल है थोड़ा सा लेके आ जाओ ना प्लीज, वो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है। एक केस 1 और है, केस 1, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा एक बार, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है प्लीज, टाइम पास है एकदम। नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए। नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए। देखो बेटा, हाँ Amazon, let us finish the steps। कैसे पॉसिबल है यार, सुनो, Amazon acquired a company called Kiva. Can you see acquisition by Amazon? In March 2012, they acquired Kiva Systems for 775 million. And इसके पहले Kiva System indirectly आपके वेयर हाउसेस के अंदर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबली, वो सब मैनेज करने के लिए ऑटोमेटेड रोबोट्स डेवलप करता था, एंड दे यूज्ड टू वर्क फॉर लॉट ऑफ स्पेसिफिक क्लाइंट्स अक्रॉस यूएस। Amazon saw a potential, rather this is उस जमाने के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल एक्विजिशंस, मतलब मैं 2012 का बात कर रहा हूं जब उन्होंने 775 मिलियन दिया, मतलब ऑलमोस्ट $0.75 बिलियन, मतलब 6,000 करोड़, 5 से 6,000 करोड़ उस जमाने के अंदर। डू यू गेट माई पॉइंट? एंड पीपल से उस जमाने के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू वाज नथिंग in comparison to what Amazon paid, and that even raised a lot of questions. This was not even when Amazon was profitable. This is 10 years back from, अभी यहाँ से 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं। Amazon profitable 2016-17 के बाद होना शुरू हुआ, मतलब उस जमाने में इतना पैसा पे करना was a very big question mark. But then Amazon in their respective press releases and said that हम currently more than 2.5 to 3 billion dollar खर्च करते हैं इन चीजों को मैनेज करने के लिए। So what we have acquired
इज जस्ट दैट हम हमारा इन हाउस डिस्ट्रीब्यूशन रोबोटिक्स को इतना स्ट्रांग करना चाहते हैं दैट एक्चुअली के अंदर, देखो इन ए कंट्री लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ह्यूमन रिसोर्स बहुत मुश्किल से मिलता है. देखो इन इंडिया, चाइना, ह्यूमन रिसोर्सेज आर अबेंडेंटली अवेलेबल, बट उन कंट्रीज में बहुत मुश्किल है. एंड उन कंट्रीज के रेस्पेक्टिव जो स्टेट लॉज है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है. मतलब आपको जो पर आवर टैरिफ पे करना पड़ता है या जो वेजेस पे करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली. और अगर कोई कंपनी उसके अगेंस्ट जाता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2015-16 तक जेफ बेजोस के अगेंस्ट में इतना अमेजॉन वर्कर्स ने कंटेंट ऑनलाइन रिव्यू के फॉर्म में डाला था दैट ही वॉज ऑलमोस्ट प्रोबेबल ऑफ बीइंग डिथ्रोन्ड, कि इसको हटा देंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज अबाउट the organization and profitability of organization, not working about employees at all. Rather, that made him step down a little bit from his strategic responsibilities, and he himself, after 2015-16, went for a strategic turnaround for his public image. He started attending those events, seminars, started donating a lot of money, started creating a culture where he is about people. Because itna zyada negative, because in a developed country like US, if you influence the government, they may put on a restriction on any company. It doesn't matter who that company is. It is very common. So अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल या स्ट्रांग बनने लग जाए तो लोग उसको पसंद नहीं करते. रादर इसीलिए he had to acquire, जो इंडिया का जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है वैसे वहां का मीडिया चैनल्स, धीरे धीरे सब कुछ अक्वायर करना पड़ा ताकि थोड़ा सेंटिमेंट कंट्रोल में है. वरना इट वाज सो मच अगेंस्ट मिस्टर जेफ वंस अपॉन अ टाइम कि ऐसा लग रहा था दैट ही विल नॉट इवन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 years विदाउट एनी डाउट. एंड such acquisitions were actually very futuristic in nature. What he thought is, this company has developed good robotics arm, ये अच्छे कंपनीज के लिए काम करता है. आप शॉक क्या होंगे, जैसे अक्वायर किया सबसे पहले विद इन अ वेरी फ्यू मंथ्स एंड डेज जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऑर्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सब कैंसिल कर दिए. सेल्स वाले सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया. सेल करने का जरूरत ही नहीं. दिस कंपनी इज नॉट फॉर सेल. दिस कंपनी विल मेक प्रोडक्ट्स, डेवलप टेक्नोलॉजी ओनली फॉर आवर कंपनी. We don't want our policies, our products to be copied by anyone anywhere in the world, literally. And इसके बाद में बहुत ज़्यादा videos धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आने लगे that how Kiva is revamping Amazon's inventory management. I'll share such 1 or 2 videos with you. 10 minute का एक आध वीडियो रहेगा जहाँ पर एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप, और ये सब पता है किसकी वजह से हुआ. You will be shocked about by a company called AWS. Amazon Web Services. AWS सुना आपने? लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि Amazon AWS में पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है. इट डजंट इवन मेक सेंस. रादर आज की तारीख में Amazon के लिए सारा फोरकास्टिंग, सारा प्रिडिक्शन, सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट का मैकेनिज्म इज ऑल ड्रिवन बाय AWS. AWS लुक्स लाइक कि प्लेटफॉर्म बाकी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, बट एक्चुअली में उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो डेडिकेटेड Amazon के लिए काम कर रहा है. सो जस्ट इमेजिन, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग जो दुनिया के अंदर टॉप 5-10 के अंदर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जो लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर दे ही रहा है होस्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मतलब सोचो लोगों का डेटा उसके पास में है, प्लस जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वो खुद के पास प्रोटेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज डेटा इज गोइंग टू बी एवरीथिंग इन द कमिंग ईयर्स आइडियली. So if you see, their acquisitions were very very smartly planned, and they wanted slowly to automate छोटे छोटे processes. इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल उस वीडियो में कैसे दिखाएगा कि कैसे एक स्मॉल रिटेल शॉप वाला आदमी है, उसके पास जो उसने अमेजोन पे जो लिस्ट किया ना प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स कैसे अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ा रहता है. अब अमेजोन प्राइम बोलता है ना विद इन 1 day डिलीवरी, विद इन फ्यू आवर्स डिलीवरी. वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज प्रॉपर्ली टैग्ड है एट रिस्पेक्टिव लोकेशंस, एंड वेरी ह्यूमन इंटरवेंशन इज सो लेस. लिटरली हर एक आपको नोटिस करेंगे कि एक कंटेनर में रैंडम 4-5 टाइप के प्रोडक्ट पड़े, बिकॉज एक रिटेलर क्या क्या बेचता सब कुछ एक जगह पे है, एंड इट इज ऑल स्टोर्ड एट वन सिंगल नेटवर्क, सो दैट if order is placed, they're never wrong that it is out of inventory. If it is out of inventory, it is always synced there, because every time a product is shipped, automatically inventory gets updated on a real-time basis. Rather, not just shipped, as soon as the order is received, inventory gets updated automatically. Are you understanding my point? So ये इस तरीके से उन्होंने कैसे अपने सारे के सारे प्रोसेसेस को, ऑर्डर रिसीव करने से लेके फुलफिल करना, अपने सप्लायर्स के थ्रू उनके गुड्स को स्टोर करना, टाइम पे ये गुड्स को पहुंचाना. रादर हर रिटेलर अपना गुड्स जब उसके वेयरहाउस में बेचता है ना, उस वेयरहाउस के ऊपर भी टाइम जोन रहता है कि इस टाइम दे समथिंग कॉल्ड एज टाइम स्टैंपिंग, कितने टाइम पे कब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सिस्टम के अंदर एंटर हुई थी वहां से. सो देयर इज अ ट्रेल ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम व्हेन दे गेट
the product, when they get the order, how it gets shipped, everything is stamped, ताकि गलती सप्लायर का है, Amazon का, इमीडिएटली डिटेक्ट होगा. इसलिए याद होगा आपको, रियलाइज होगा धीरे धीरे. Amazon ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, Amazon फुलफिल्ड बाय Amazon. थर्ड पार्टी है बट फुलफिल्ड बाय Amazon का मतलब इनडायरेक्टली यहां पर इन्वेंट्री का जो स्टॉक, मतलब जो यू कैन से कंट्रोल है, वो Amazon के पास में है. The inventory is not under the control of a third party, ideally. That is why they said it is fulfilled by us, because we know we can ensure that it will fulfilled by our channels, ideally. मतलब इस तरीके से. अभी इंडिया में फिलहाल कंपेरेटिवली बहुत कम स्केल पे, अभी फिलहाल यहाँ पर ऑटोमेशन के बजाय ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है. क्योंकि अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे, Amazon अपने फुल फ्लेजेड लेवल पे हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है. यहाँ पर पिकअप सेंटर्स, ड्रॉप सेंटर्स अभी भी कंप्लीटली सेटल्ड नहीं है, जितने सेटल्ड आपको एक्चुअली में यूएस या यूके में देखने को मिलेंगे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज Amazon Go. वो तो आपने देखा ही होगा यार. डू यू नो Amazon Go? क्या बात कर रहे हैं, सही में नहीं मालूम? यू एंटर अ स्टोर, यू डोंट हैव चेकआउट काउंटर्स. Amazon is a chain of convenience stores in US, UK operated by online retailer. Those stores are cashierless. Like as soon as you enter, you just log in the Amazon application. The payment is made from your Amazon account on a real-time basis. You don't need to stand in a line for a cashier. You don't know that. This was launched in 2016. 2016. Rather, इसके ऊपर तो एक पूरा हिस्ट्री है कि उन्होंने एक पूरे वेयरहाउस को प्रोटोटाइप बनाया. उस प्रोटोटाइप को बना करके एम्प्लॉइज ने टेस्ट किया बिफोर इवन मेकिंग दिस विजिबल और अवेलेबल टू जेफ. उनको भी नहीं बताया, उन्होंने पहले इस प्रोडक्ट पे काम किया, उसका प्रोटोटाइप बना करके एक्चुअली में ये फंक्शन कैसे करेगा, उनके अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेकर के, कि कैसे आपको कैशियर के पास जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है टू मेक द पेमेंट. वंस यू एंटर, इफ यू चेक इन, इफ इट इज अपडेटेड, तुम जो प्रोडक्ट पिक कर रहा है ऑटोमेटिकली तुम्हारे कार्ट में ऐड होगा. वंस यू चेक आउट, जस्ट टैप, पेमेंट इज मेड. They have such 30-40 stores now. Not in India, obviously. Not everywhere in US also. It's still maybe in San Francisco हो गया, जो मतलब उनके जो core areas हो गया, Seattle हो गया, जहाँ उनका main offices वगैरह है. Nice. Let's come back to the steps given by ICAI to you. Please. आइए, page number 1A.11. चलो एक और तुमको वीडियो शेयर करूंगा आज, बोनस आज के लिए. सो Deloitte has something called as DU, Deloitte University. Deloitte has their own university, it's called DU, and they have a separate department called Deloitte Digital. उन्होंने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो एक्सट्रीमली ऑटोमेट हो जाएगा एट अ वेरी हाई लेवल इन द कमिंग 10 years. उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है. मतलब एक पर्सन, एक कैरिकेचर का जर्नी फ्रॉम ऑफिस टिल होम, उसको उन्होंने कैसे चीजों को ऑटोमेट होते जाएगा आइडियली, वो प्रोसेस पूरा बना करके दिया. आई विल शेयर दैट वीडियो आल्सो विथ यू एज अ बोनस टुडे. ठीक है, अभी के लिए पढ़े प्लीज. चलो आ जाइए. कैसे कन्विंस करना पड़ता है ना तुमको, ये मिलेगा, प्लीज सुन लो ना मेरे बात. स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, जल्दी आ जाइए फटाफट से. इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1A.11. सबसे पहले वाई वी नीड टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, नेगेटिव सोचने का. इधर आइए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा. सर देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. देखो, अगर इज्जत से 10 मिनट फॉलो करोगे खत्म हो जाएगा आराम से. जस्ट 10 मिनट्स आई नीड. ठीक है, सबसे पहले देखो लॉजिकली क्या क्या नॉर्मल रीजंस हो सकते हैं दैट ए कंपनी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन लगाना चाहता है. नेगेटिव सोचने का, सारे रीजंस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जनरल रीड करेंगे, कोई भी 2-3 आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो नंबर 1, सर हो सकता है मैन्युअली प्रोसेस हो रहा होगा जिसके अंदर बहुत सारे एरर्स हो रहे होंगे, जिन एरर्स की वजह से आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है. लॉजिकल है. ठीक है. पॉइंट नंबर सी, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर चेक एट एवरी प्लेस. नंबर डी, पुअर डेटर मैनेजमेंट, हाई इनवॉइस एजिंग. सुना क्या वर्ड एजिंग? पुअर कैश फ्लो, मतलब प्रॉपर एजिंग एनालिसिस मैनेज ही नहीं होता है. आप एक्सेल में मेंटेन करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ चीजें मिस कर सकते हैं ना. इफ आई से इफ इट द एजिंग एनालिसिस वर्क्स सीमलेसली इन योर सिस्टम, जैसे ही एक कस्टमर का क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है, उसको इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन मैसेज के फॉर्म में चले जाना चाहिए आइडियली, या उसको मैसेज के फॉर्म में गया विद इन अ 7 डे पीरियड, अगर मेरे को उसका पुराना जो इनवॉइस था वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो जो नेक्स्ट जो डिस्पैच रहेगा वो रुक जाना चाहिए.
लॉजिकल है कि नहीं है? सच अलार्मिंग सिस्टम शुड बी देयर, नो? वेरी वेरी कॉमन मैकेनिज्म, आइडियली थोड़ा बहुत ऑटोमेशन आज की तारीख में हर जगह एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट देखिए, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली ड्यूरिंग एन ऑडिट और अ लॉ सूट. मतलब सर जब ऑडिट हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी अगर एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली अच्छे जगह पे रहेगा, मतलब सही इंसान को सही टाइम पे सही डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को यूज करके जो डिजायर्ड डिसीजन है वो ले सकता है. आइडियली पूरे कंट्रोल्स में यही पढ़ेंगे. राइट पर्सन शुड गेट एक्सेस ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन राइट फॉर्म. सही फॉर्मेट में भी उसको एक्सेस मिलना चाहिए. एंड ओनली अ राइट पर्सन शुड बी एबल टू मेक चेंजेस. अदरवाइज इट शुड बी रीड ओनली. आई होप यू नो व्हाट इज रीड ओनली. मतलब अनऑथराइज इंसान उसमें चेंजेस एडिट नहीं कर सकता है आइडियली. देखो सर लास्ट वन, सर लेंदी और कंप्लीट न्यू एम्प्लॉय और न्यू अकाउंट ऑन ऑनबोर्डिंग. मतलब एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. मतलब एक एक एम्प्लॉय के लिए दे एंड अप स्पेंडिंग 3 to 4 hours. दैट इज नॉट राइट. देयर शुड बी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. एक एम्प्लॉय आया, लिंक मिलेगा, लिंक से वो पूरा डेटा फुलफिल करेगा, लास्ट में आईटी वाले के पास जाएगा, उसके नाम का एक बॉक्स रेडी रहेगा जिसमें उसका लैपटॉप रहेगा, ब्ला 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 ब्ला, टिक मारेगा, सामान उठाएगा, निकल जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? लास्ट, पुअर कस्टमर सर्विस. तो स्टेप नंबर 1 एकदम लॉजिकल लगता है क्या? एकदम लॉजिकल लगता है क्या? नोटबुक्स निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश. स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीए. स्टेप नंबर ए. स्टेप नंबर ए, डिफाइन डिफाइन why we plan define why we plan to implement a BPA. Define why we plan to implement a BPA. Why we plan to implement a BPA. डैश करके लिखो. The primary reason, the primary reason for BPA, the primary reason for BPA may vary. The primary reason for BPA may vary from company to company. May vary from company to company. However, may vary from company to company. However, following can be general reasons. However, following can be general reasons. General reasons. Bullet point number 1, poor customer service. Poor customer service. And number 2, errors in manual processing. Errors in manual processing, etc. I have become like you. Step number 2. Step number 2. Understand the rules and regulations. Understand the rules and regulations. Which entity? Understand the rules and regulations. Which entity needs to comply? Understand the rules and regulations. Which entity needs to comply while developing BPA? While developing BPA. While developing BPA. क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको 100% कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप बीपीए को डेवलप करना चाहते हैं? इसमें दोनों चीज आ सकती है, इंटरनल रूल्स भी आ सकते हैं एंड एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस भी आ सकते हैं. नीचे डैश करके लिख दीजिए. इट विल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ it will involve understanding of both internal understanding of both internal and external both internal and external rules and regulations. Rules and regulations, both internal and external rules and regulations. For example, entities internal corporate policies, entities internal corporate policies, comma, external
local and national laws, external, local and national laws, etc. मतलब कुछ लॉज स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ आपके कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। क्या पॉइंट नंबर 2 क्लियर है एकदम? नंबर 1 इज वाई बीपीए, नंबर 2 इज सर बीपीए अप्लाई करने से पहले उस एरिया में जो भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। नंबर 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, document the process we wish to automate, document the process we wish to automate, डैश करके लिखो, document the process we wish to automate, appropriate documentation, डैश करके लिखो, appropriate documentation of existing process, appropriate documentation of existing process will provide more clarity, comma, will help in identifying, will provide more clarity, comma, will help in identifying sources of, will help in identifying sources of inefficiencies and problems, sources of inefficiencies and problems, and will be useful, while developing the automated process, will be useful while developing the automated process, will be useful while developing the automated process। जरा आओ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1A.12 पे आइए, देखो देखो क्या बोलता है ये सर। सर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आपने डिटेल में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, नॉर्मली हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं, इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी खुद जनरेट करता है या बाहर से रिसीव करता है। इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इतना अच्छा समझने के बाद ही आपको क्लैरिटी आएगा इस प्रोसेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्या हम एग्जैक्टली अचीव करना चाहते हैं, ताकि हम नए प्रोसेस को बेटर डिजाइन कर पाएंगे। रिमेंबर, बीपीए विल रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रंट। तो आप बहुत सोच समझ करके ये डिसाइड करना चाहेंगे कि एक्चुअली में इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए जा रहे हो जिसका कोई वैल्यूडेशन ही नहीं है। बोला था ना कुछ ऐसे कंट्रोल्स हो सकते हैं जिनको जो कोई रिस्क को एड्रेस ही नहीं करते हैं, तो उन प्रोसेस को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको वो प्रोसेस ऑटोमेट करनी चाहिए जो एक्चुअली में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आपकी कंपनी में। इसीलिए आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सही से डॉक्यूमेंट करके समझना बहुत जरूरी है। देखो द बेनिफिट ऑफ प्रोसेस का क्या होगा, क्लैरिटी आएगा, प्रॉब्लम्स मिलेगी, बेटर रीडिजाइनिंग कर पाओगे। सर क्यों करना पड़ रहा है सर? क्योंकि हमको मालूम है देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो आप लोगों को पे करने वाले हैं टू एक्चुअली ऑटोमेट योर बीपीए। इसीलिए आप चाहेंगे पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अच्छे से समझा जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके रिलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो स्टेप नंबर 4 में आएगा। उसके बाद हम बीपीए अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, एक्सपेंसिव डिसीजन, टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन। यू विल नॉट वांट टू अप्लाई इट अनलेस you believe there is a good ROI. For that you should know what in detail is the existing process. Do you understand this? Come to step number 4। मतलब आपको बस बता रहा था कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स वही है जो हमने समराइज करके लिखे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या क्या स्टेप लिखे हमने अभी तक? फर्स्ट स्टेप क्या था? वाई वी नीड टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, जनरल प्रॉब्लम्स लिखे थे कुछ, यस और नो। दूसरा, अंडरस्टैंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उनको आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, नॉन कंप्लायंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कीजिए, समझिए, ताकि आप बेटर रीडिजाइनिंग कर पाएंगे। नंबर 4, डिफाइन द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, define the specific goals and objectives, define the specific goals and objectives to be achieved, define the specific goals and objectives to be achieved by implementing BPA,
by implementing BPA. डैश करके लिखो, these goals should be smart. These goals should be smart. अब ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करेगा? These goals should be smart. मतलब क्या है? आ जाओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. S is your specific, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए भाई. एग्जाम्पल, कस्टमर को विद इन 24 आवर्स ईमेल जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कॉल जाना चाहिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए, यस और नो. दूसरा चीज मेजरेबल, मतलब क्वांटिफाइबल होने चाहिए, ताकि आप उनको मेजर कर सकते हो कि एक्चुअली में वो अचीव हुआ या नहीं हुआ. ए अटेनेबल, मतलब सर रियलिस्टिक भी होनी चाहिए. ऐसा होना चाहिए हमारे रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट पॉसिबल तरीके से लगाया तो वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. रेलेवेंट, मतलब सर ऐसा गोल होना चाहिए जिसको कंपनी के बिजनेस से रिलेट किया जा सकता है. पता चले कंपनी का बिजनेस कुछ अलग है और आप गोल कोई और अलग बना रहे हैं जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. आइडियली सर वैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रेलेवेंट टू माय बिजनेस. एंड द लास्ट वन इज टाइमली, मतलब सर एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि किसके अंदर आपका एक गोल अचीव होना चाहिए. मतलब आफ्टर अप्लाइंग बीपीए विद इन 6 months, विद इन अ ईयर्स टाइम, आइडियली आपको यह आउटपुट मिलना चाहिए. तो एक काम करो, डिफाइन कर लो फटाफट से. एस स्पेसिफिक, नेक्स्ट मेजरेबल, कर लो कॉपी पेस्ट, क्या है टाइम पास. हाँ ऑब्वियसली लिखना है ना. नहीं आगे का मतलब अगर तुमको समझ गया तो ठीक, इट्स फाइन. लिखा स्मार्ट. कहां पर है बीपीए के स्टेप्स? पहला स्टेप क्या था? दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन. तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने का. नंबर 4 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने का. नंबर 5, अब आ जाओ कंसल्टेंट के पास जाएंगे. नंबर 5 एंगेज. नंबर 5 एंगेज, engage an appropriate business process consultant. Engage an appropriate business process consultant. डैश करके लिखिए. before finalizing a third party consultant, before finalizing a third party consultant, following aspects, before finalizing a third party consultant, following aspects should be kept in mind. Following aspects should be kept in mind. Number 1, objectivity. Number 1, objectivity. Number 2, previous experience with the entity's processes. Previous experience with the entity's processes. Number 3, knowledge of hardware, software, knowledge of hardware, software and other aspects, knowledge of hardware, software and other aspects required for BPA. Required for BPA. That's it. 3 पॉइंट काफी है. मतलब हमको यह समझना चाहिए क्या ये एक्सपर्ट ऑनेस्ट है, फेयर रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा, इसके पास कोई एक्सपीरियंस है कंपनी के बिजनेस को ऑलरेडी समझने का. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, जिस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है ना, उस प्रोसेस के रिगार्डिंग इनका नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर कितना एक्सपर्टीज है. मतलब क्या वो सही आईटी टूल्स रेकमेंड कर पाएंगे, क्या वो सही आईटी टूल्स को रेकमेंड करने के साथ साथ में इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर पाएंगे. देखो कंसल्टेंसी भी दो होता है, एक होता है प्रॉब्लम ढूंढा ये सोल्यूशन है, दूसरा होता है सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई यू चूज बिगर कंसल्टिंग फर्म्स, बिकॉज दे हैव डेडिकेटेड टीम्स.
one team for identifying and analyzing the problem, second team to actually helps you to implement the solution, and there is one team which trains your employee to use that new technology. मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढने के लिए लोग हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए लोग हैं, एंड थर्ड वाला आपके लोगों को ट्रेन करने के लिए भी लोग हैं. यू नीड ऑल थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल. और ये अगर डेडिकेटेड आपके कंसल्टेंट के पास में एक्सपर्टीज है तो ही आप उस कंसल्टेंट को पिक करना चाहेंगे. ये आपने दिमाग में रखना पड़ेगा. नंबर 6, कैलकुलेट the ROI, calculate the ROI for project. Calculate the ROI for project. ब्रैकेट्स में लिखो, रेफर पेज नंबर 1A.14. ये आपका होमवर्क है, आज अभी डिस्कस करेंगे. आइए, some of the methods for justification that a BPA proposal is good. देखो, इज्जत से पढ़ोगे तो टोटल 5 मिनट लगेंगे आखिरी के तीनों पॉइंट खत्म करने में, तो डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है सर, आरओआई कैलकुलेट करने के लिए क्या देखूंगा? सबसे पहले तो ये देखने वाला हूं मैं कि मेरा एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था वो रेवेन्यू लॉस कितना कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ बीपीए, या सर वो रेवेन्यू लॉस के साथ साथ में मुझे एडिशनल बेनिफिट क्या मिलने वाला. अब एडिशनल बेनिफिट ना मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव सोच सकता हूं. फाइनेंशियल बेनिफिट, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट, क्योंकि याद करो अगर अटेंडेंस सिस्टम था तो बेनिफिट फाइनेंशियल से ज्यादा एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल बेनिफिट था. दैट कॉर्पोरेट कल्चर आपका मेंटेन रहेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बेनिफिट भी जब अपने टॉप मैनेजमेंट को, ये प्रपोजल एज अ कंसल्टेंट आपको बना के कंपनी को देना होता है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है. फाइनेंशियल बेनिफिट इज वन एस्पेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग कितना होगा, टाइम कितना कम होगा, फिर सर कस्टमर्स को कितना बेटर सर्विस मिलेगा, तो आपका ब्रांड लॉयल्टी कैसे इंप्रूव होगा, मार्केट में रेपुटेशन कैसे एनहेंस होगा, सर शायद आपका प्रोसेस बेंचमार्क बन जाएगा बाकी कंपनीज के लिए. मतलब यू हैव टू सेल इट दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ कंसल्टेंसी इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर यू गाइस. ये सब चीजें आपको एक बिजनेस प्रपोजल में इंक्लूड करनी पड़ेगी टू प्रूव दैट दिस आरओआई, सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ गुड आरओआई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आइए कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं. देखो, नंबर 1 सबसे कॉमन, कॉस्ट सेविंग. फिर सर कॉस्ट सेविंग का ही दूसरा एग्जांपल, मेरे सैलरी कितना कम होने वाला है एम्प्लॉयज का, बिकॉज शायद मेरे को उनको रिप्लेस करने की जरूरत, आई मे नॉट इवन नीड एम्प्लॉयज एनी मोर, कम लोगों का जरूरत पड़ेगा, या मेरे एम्प्लॉयज छोड़ करके नहीं जाएंगे, अट्रीशन रेट कम हो जाएगा. दोनों पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा किस सिचुएशन में आपको उनको प्रूव करना है अकॉर्डिंगली. सो फॉर एग्जांपल, कोई मैकेनिकल चीज को ऑटोमेट कर रहे हो तो एम्प्लॉयज से जरूरत ही कम पड़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगा. सर यह प्रोसेस सेम रहने वाला है बट एम्प्लॉयज के लिए प्रोसेस ऑटोमेट किया जा रहा है तो शायद उनका अट्रीशन रेट कम हो जाएगा. नेक्स्ट सर, शायद कुछ फाइन्स आपको रेगुलरली लगते होंगे बिकॉज कंपनी टाइमली बेसिस पे रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर पाता है, या गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता टाइमली बेसिस पे, बिकॉज टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकलता है. एम्प्लॉय का प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम इज द प्रॉब्लम. टू एक्चुअली इंप्रूव द सिस्टम यू विल बी एबल टू कीप अ गुड रेपुटेशन ऑल्सो इन द आईज ऑफ माई रेगुलेटर्स. फिर सर क्या कोई नया रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा इससे, क्या हमारा रिसीवेबल का एजिंग एनालिसिस बेटर हो पाएगा, ये सब जनरल एग्जांपल्स है. देखो हर सिचुएशन में अलग लगेगा, अटेंडेंस वाले में ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन के लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, रिसीवेबल के लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा. ये सिर्फ जनरल सिनेरियोज है कि क्या क्या नॉर्मली चीजों को यूज किया जा सकता है टू पिच that why this BPA is going to be helpful. देखो लास्ट में क्या बोलता है, the above can be very well presented to justify the proposal and convince the management that why we should go ahead with this developed plan of BPA. आपको इनमें से कोई ना कोई 4-5 पॉइंट पिक करने चाहिए कि नॉर्मली हमारे प्रपोजल में आने चाहिए टू कन्विंस द मैनेजमेंट why this BPA implementation is a good project. Do you understand this point? नेक्स्ट दो पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, उनमें कुछ लिखने के लिए है नहीं, सिर्फ स्टेप्स आपको लिखने होंगे. वंस यू फिनिश राइटिंग दीज 5 पॉइंट्स यू विल राइट द लास्ट 2 स्टेप. व्हाट इज स्टेप नंबर 7? देखो क्या बोलता है, यू हैव टू डेवलप अ बीपीए. मतलब आपको अपना ऑटोमेटेड नया बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन करके ड्राफ्ट करना पड़ेगा. दैट इज माई स्टेप नंबर 7. एंड पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है, बिफोर यू इंप्लीमेंट एनी न्यू प्रोसेस, हमेशा एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होता है, कोई भी प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले उसको टेस्ट करना चाहिए. एंड जब आप प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हो तो सुनो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज एक्सेप्शन प्रोसेसिंग. दिख रहा है क्या वर्ड एक्सेप्शन प्रोसेसिंग? याद है वर्ड एक्सेप्शन 505 में भी था.
हम जो चाहते थे उसके अंदर वेरिएंस मिल रहा था, याद है क्या? तो जब आप एक नए प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हो, ये भी देखो उस अगर प्रोसेस में कुछ एक्सेप्शंस आए तो उनका प्रोसेसिंग कैसे होगा, क्या वो एक्सेप्शन का अलग से रिपोर्ट बन के आएगा? मेजॉरिटी प्रोसेसेस आज की तारीख में एक्सेप्शन का एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपके प्रोसेस में 10 स्टेप्स थे, सबके सब फॉलो हो गए, एक स्टेप में एक प्रॉब्लम आया था, ये स्टेप का जो प्रॉब्लम है वो हमने एक सेपरेट फाइल बना करके दी है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट। मतलब सर, बिफोर अप्लाइंग द फाइनल प्रोसेस, टेस्ट द प्रोसेस, एंड व्हाइल टेस्टिंग द प्रोसेस ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये एक्सेप्शंस को प्रोसेस अलग से किया जा रहा है, सेपरेट रिपोर्टिंग किया जा रहा है। इफ दैट इज ऑल डन, यू कैन इंप्लीमेंट योर रीडिजाइंड और री इंजीनियर्ड न्यू बिजनेस प्रोसेस। क्या आपको 8 स्टेप समझ में आए? वी स्टार्टेड विथ number 1, why. Number 2, understanding the rules and regulations, existing process, understand the goals and objectives, then get a new consultant, a right consultant for the job, find the ROI of the project, and then develop a BPA and then test, and after testing comes your implementation. Are we good? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था आज के लिए। आज का होमवर्क आपको ऑलरेडी मालूम है। आई विल सी यू टुमारो। ऑनेस्टली बताओ, सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिंपल ही है यार, इतना मुश्किल चीज नहीं है। टुडे इज 11th, राइट? स्मॉल n 22 16357 22 16357। Thank you guys. Enjoy your day.